उन्नीसवीं शताब्दी का भारत घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और सदियों पुरानी मिट्टी के नीचे एक गहरी खामोशी दबी थी। जी, एक पूरी की पूरी महान सभ्यता का मौन। बिल्कुल, मिट्टी की परतें इतनी गहरी थीं कि उनके नीचे दबे सच को केवल किंवदंतियां या मिथक मान लिया गया था। समय की रेत अक्सर सबसे महान साम्राज्यों को निगल जाती है, और जब ऐसा होता है तो पीढ़ियां भूल जाती हैं कि उन खंडरों के नीचे कभी एक पूरा युग सांस लेता था। देखिए, वो खामोशी कोई सामान्य खामोशी नहीं थी। वो इतिहास के सबसे स्वर्णिम पृष्ठों के लुप्त हो जाने की खामोशी थी। जब कोई सभ्यता जमीन के नीचे दफन होती है तो उसके साथ केवल ईंट और पत्थर दफन नहीं होते, उसकी भाषा भी दफन हो जाती है। जी, उसकी भाषा, उसके विचार और उसका पूरा दर्शन भी दफन हो जाता है। सदियों का वह अंधकार इतना सघन था कि उस सभ्यता का मानवीय अस्तित्व ही संदेह के घेरे में आ गया था। लेकिन कभी-कभी कोई एक व्यक्ति उस रेत को हटाकर समय को पीछे की ओर धकेल देता है। आज की इस गंभीर चर्चा में हमारा उद्देश्य उसी खामोशी के टूटने की महागाथा को समझना है। एक ऐसी महागाथा जो 23 जनवरी 1814 को लंदन में जन्मे एक व्यक्ति से शुरू होती है। एक ऐसा युवा जो 19 वर्ष की आयु में बंगाल इंजीनियर्स में शामिल होकर भारत आता है। ब्रिटिश सेना का इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसने इंग्लैंड में जन्म लेने के बावजूद इतिहास के गर्भ को चीरकर तथागत गौतम बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने जीवंत कर दिया। और ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये खोज केवल कुछ इमारतों की नहीं थी, ये एक पूरी विस्मृत सभ्यता के पुनर्जन्म की कहानी है। बिल्कुल, इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु यही है कि कनिंघम का आगमन भारतीय इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ क्यों था। उस समय तक, मतलब 1830 के दशक में, बुद्ध और उनका युग मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं का हिस्सा माना जाता था। उनकी ऐतिहासिकता के भौतिक प्रमाण दुनिया की नजरों से ओझल थे। कनिंघम ने उस पौराणिक कथा को ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। 1834 में जब ये युवा इंजीनियर भारत आता है तो उसकी मुलाकात जेम्स प्रिंसिप से होती है। प्रिंसिप उस समय प्राचीन शिलालेखों और लिपियों के रहस्य सुलझाने में लगे थे, और कनिंघम प्रिंसिप के साथ प्राचीन सिक्कों और लिपियों को पढ़ने के रोमांच में शामिल हो जाते हैं। यहीं से वो चिंगारी सुलगती है जो आगे चलकर एक पूरा इतिहास रोशन करने वाली थी। जेम्स प्रिंसिप और मेजर किट्टू के साथ कनिंघम के इस शुरुआती काम ने ही भारतीय पुरातत्व की नींव रखी। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि लिपियों को पढ़ने की ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती थी। उस समय खरोष्टी लिपि एक बहुत बड़ा रहस्य थी, है ना? जी बिल्कुल। प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम में इस्तेमाल होने वाली यह एक ऐसी लिपि थी जिसे सदियों से किसी ने नहीं पढ़ा था। यह एक भूली हुई भाषा का मृत कोड था। कनिंघम और उनके सहयोगियों ने द्विभाषी सिक्कों का उपयोग किया। ऐसे सिक्के जिनके एक तरफ यूनानी भाषा थी जिसे वो पढ़ सकते थे और दूसरी तरफ खरोष्टी। सही कहा। यूनानी राजाओं के नामों का मिलान करके उन्होंने एक एक अक्षर की ध्वनि को पहचाना। मतलब ये केवल पत्थरों को खोजने का कार्य नहीं था, ये उन पत्थरों पर उकेरी गई लुप्त हो चुकी आवाज को फिर से सुनने का प्रयास था। जी, और ये आवाज सबसे पहले गूंजी वाराणसी में। 21 साल का ये युवा सेना अधिकारी वाराणसी में काम करते हुए सारनाथ की मिट्टी में दबे कुछ अवशेषों को देखता है। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। 21 साल के एक युवा का एक अदृश्य इतिहास पर दांव लगाना। कनिंघम ने वरिष्ठ अधिकारियों से खुदाई की अनुमति मांगी। अनुमति तो मिल गई, लेकिन धन नहीं मिला। तब इस युवा ने अपने स्वयं के वेतन से अपने खुद के खर्च पर खुदाई शुरू की। सारनाथ में कनिंघम के फावड़े ने जब मिट्टी हटाई तो जो प्रकट हुआ उसने तत्कालीन विद्वानों को स्तब्ध कर दिया। एक विशाल 145 फुट लंबा स्तूप धरती के सीने से बाहर आया। इस तरह के विशाल ढांचे को खोदना कोई साधारण कार्य नहीं था। एक गलत प्रहार और सदियों पुरानी वो संरचना ढह सकती थी। जी, कनिंघम ने एक इंजीनियर की सटीकता के साथ मिट्टी की परतों को वैज्ञानिक तरीके से हटाया। और जब जेम्स प्रिंसिप ने वहां मिले शिलालेख को पढ़ा
तो ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो गया कि ये वही पवित्र स्थल है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये एक सभ्यता के पुनः जागृत होने का पहला शंखनाद था। सारनाथ की वो खोज एक शुरुआत थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस विशाल उपमहाद्वीप में जहां हजारों किलोमीटर तक केवल घने जंगल और अनजान बस्तियां थीं, अन्य खोए हुए शहरों को कैसे ढूंढा जाए? बिना किसी दिशा निर्देश के जमीन खोदना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। इस सवाल का जवाब एक प्राचीन नक्शे में छिपा था। 7वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षुओं ह्वेनसांग और फायान के यात्रा वृत्तांतों में। बिल्कुल, कनिंघम ने इन प्राचीन पुस्तकों को अपना मार्गदर्शक बनाया। लेकिन यहाँ इस प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सैकड़ों साल पुरानी किसी विदेशी यात्री की डायरी को एक वैज्ञानिक उत्खनन का आधार बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। जी, जोखिम तो था। हजारों सालों में नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, पुराने शहर उजड़ गए होंगे, नई बस्तियां बस गई होंगी। तो क्या एक वैज्ञानिक केवल 1000 साल पुरानी किताब लेकर जंगलों में भटक रहा था? ये तरीका जमीन पर काम कैसे कर सकता था? यही वो बिंदु है जहां कनिंघम की अद्वितीय वैज्ञानिक सूझबूझ सामने आती है। उन्होंने केवल उन वृत्तांतों का शब्दशः पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐतिहासिक भूगोल या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की एक नई पद्धति को जन्म दिया। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा की दूरियां ली नामक प्राचीन चीनी पैमाने में लिखी थी। कनिंघम ने उस चीनी पैमाने का 19वीं सदी के ब्रिटिश मीलों के साथ अत्यंत सटीक गणितीय अनुवाद किया। तो उन्होंने दूरियों का गणितीय अनुवाद किया। जी, और उन्होंने देखा कि 1000 साल पहले गंगा या यमुना किस दिशा में बहती थीं। उस प्राचीन जलमार्ग के आधार पर उन्होंने चीनी यात्रियों द्वारा बताए गए भौगोलिक चिन्हों का 19वीं सदी के भूगोल के साथ मिलान किया। ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, ये प्राचीन साहित्य और आधुनिक त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का एक अद्भुत संगम था। सही कहा। और जब उस प्राचीन यात्रा वृत्तांत रूपी नक्शे और इस गणितीय सटीकता का अनुसरण करते हुए जमीन को खोदा गया, तो जो बाहर आया उसने विश्व के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। धरती के गर्भ से एक स्वर्णिम इतिहास बाहर आने लगा। सांची और भरोहुत के स्तूपों की खोज। सांची की खुदाई में जब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारीपुत और मोगलान की अस्थियां मिली, तो वो कोई सामान्य पुरातात्विक घटना नहीं थी। वो दर्शन के भौतिक यथार्थ में बदलने का क्षण था। जिन नामों को सदियों से केवल ग्रंथों के पन्नों तक सीमित मान लिया गया था, उनके अस्थि कलशों का अपनी आंखों के सामने प्रकट होना अकल्पनीय रहा होगा। बिल्कुल। फिर नवंबर 1873 में भरूच स्तूप की खोज और 1874 में उसके अवशेषों को क्रमबद्ध करना। भरूच में कनिंघम ने जो किया वो केवल मूर्तियों को इकट्ठा करना नहीं था, उन्होंने उन खंडित पत्थरों को एक विशाल पहेली की तरह जोड़ा। जी, और ये स्पष्ट किया कि वे मूर्तियां वास्तव में जातक कथाओं यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का दृश्य निरूपण थी। इन खोजों की सूची और उनका पैमाना विस्मयकारी है। कुशीनगर वो स्थान जहां बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। जी, कुशीनगर का वो दृश्य अत्यंत मार्मिक रहा होगा जब उत्खनन में 1500 वर्ष पुरानी महापरिनिर्वाण मुद्रा में लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रकट हुई। 1500 साल पुरानी प्रतिमा, महापरिनिर्वाण मुद्रा। सदियों से कठोर मिट्टी में दबी रहने के बावजूद उस प्रतिमा को बाहर निकालने की प्रक्रिया स्वयं में एक संघर्ष था। मिट्टी की परतें पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। उन परतों को अत्यंत सावधानी से हटाया गया होगा। जी, ताकि बलुआ पत्थर की उस प्राचीन मूर्ति पर खरोंच तक ना आए। जब उस विशाल लेटी हुई प्रतिमा का चेहरा बाहर आया, तो उस पर वही करुणा, वही असीम शांति विराजमान थी। ये केवल एक मूर्ति का बाहर आना नहीं था, ये एक पूरे युग की भावनाओं का मिट्टी से बाहर आना था। इसके बाद बोध गया की खोज।
1881 में बोधगया में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वज्रासन की खोज। जब हम वज्रासन की बात करते हैं तो ये केवल बैठने का एक स्थान नहीं था, ये वो सटीक ऐतिहासिक चबूतरा या हीरक सिंहासन था जिसे स्वयं सम्राट अशोक ने उस बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित किया था जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी, कनिंघम ने परतों के नीचे दबे उस मूल पत्थर को खोज निकाला और केवल बोधगया ही नहीं, फ्रांसिस बुचानन द्वारा पहले से खोदे गए नालंदा के खंडहरों की वास्तुकला को सही रूप में पहचानना। उन्होंने वहां की दीवारों और कमरों की संरचना का लेआउट तैयार किया। बिल्कुल, और दुनिया को बताया कि ये कोई साधारण किला नहीं बल्कि नालंदा महाविहार है, विश्व का एक महान आवासीय विश्वविद्यालय। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकी। तक्षशिला, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, वहां 20 वर्षों तक चलने वाली लंबी खुदाई। इसके साथ ही सियालकोट, अहिच्छत्र, विराट, संकिसा, श्रावस्ती और वैशाली की ऐतिहासिक पुष्टि। अयोध्या में भी उत्खनन कर इसे पूर्व बौद्ध विहार स्वीकार करना, जिसकी पुष्टि वहां मिले कसौटी स्तंभ और उस पर मिली मूर्ति से हुई। 1875 में सासाराम में अशोक के शिलालेखों तक की यात्रा। इस विशाल पैमाने पर किए गए कार्य पर आश्चर्य होता है। यह किसी एक जीवन काल में किए गए कार्य से कहीं अधिक प्रतीत होता है। यह एक व्यक्ति द्वारा एक पूरी मृत सभ्यता को कृत्रिम सांस देकर जीवित करने जैसा था। इन उत्खननों का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, मिनांडर और हर्षवर्धन जैसे शासकों का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जो नाम शायद समय के साथ धुंधले पड़ गए थे। जी, नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों के ग्रंथ ऐतिहासिक यथार्थ बन गए। लेकिन इतने विशाल पैमाने पर बिखरे हुए इतिहास को केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से हमेशा के लिए नहीं सहेजा जा सकता था। ये स्पष्ट हो चुका था कि इस कार्य को जारी रखने के लिए एक संस्थागत रूपरेखा की आवश्यकता है। एक ऐसा ढांचा जो कनिंघम के बाद भी इस स्मृति को संरक्षित रख सके, और कनिंघम इस बात को बहुत पहले समझ चुके थे। इसलिए 1846 में ही उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था। उनके निरंतर प्रयासों का ही प्रतिफल था कि अंततः 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना हुई। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा इस संस्था को पुनः स्थापित किया गया और 1 जनवरी 1871 से 1885 तक कनिंघम ने इसके प्रथम महानिदेशक के रूप में कार्य किया। इस दौरान उनके प्रबंधन में 24 विस्तृत रिपोर्टें तैयार की गईं, जिनमें से अधिकांश के लेखक वे स्वयं थे। महानिदेशक के रूप में उनका कार्य केवल फावड़े और जमीन तक सीमित नहीं था, ये गंभीर वैचारिक और बौद्धिक संघर्षों का भी समय था। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्राचीन कौशाम्बी के स्थान को लेकर हुआ भारी बौद्धिक विवाद है। कनिंघम ने अपने ऐतिहासिक भूगोल के ज्ञान के आधार पर घोषणा की कि वर्तमान कौसम गांव ही प्राचीन कौशाम्बी है। उस समय के कई समकालीन विद्वानों ने उनके इस मत का कड़ा विरोध किया। आखिर ये विवाद था क्या? अन्य विद्वान क्या कह रहे थे और कनिंघम का तर्क क्या था? देखिए, तत्कालीन ब्रिटिश और भारतीय विद्वानों का एक बड़ा वर्ग मुख्य रूप से केवल संस्कृत ग्रंथों और कुछ अन्य साहित्यिक स्रोतों की अपूर्ण व्याख्या के आधार पर कौशाम्बी की भौगोलिक स्थिति का अनुमान लगा रहा था। उनका मानना था कि ये शहर विंध्य पर्वतों के पास कहीं स्थित है। जी, लेकिन कनिंघम केवल ग्रंथों पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने चीनी यात्रियों के यात्रा मार्ग का अनुसरण किया, दिशाओं का मिलान किया और उस क्षेत्र में खोजी गई प्राचीन मूर्तियों और शिलालेखों की भौगोलिक स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। जब पूरा समकालीन बौद्धिक वर्ग किसी और दिशा में देख रहा हो, तब एक व्यक्ति अपने ज्ञान और दृढ़ विश्वास के बल पर वर्षों तक आलोचना सहते हुए भी सत्य पर अडिग कैसे रह सकता है? एक सच्चे पुरातत्वविद की तरह वो तत्कालीन आलोचनाओं से विचलित नहीं हुए। कनिंघम का धैर्य और उनकी पद्धति इतनी सटीक थी कि अंततः आधुनिक पुरातत्व की वैज्ञानिक खोजों ने कनिंघम के मत को ही सर्वमान्य और पूर्णतः सही साबित किया। उनकी अद्वितीय सूझबूझ के सामने जनमत को झुकना पड़ा। कनिंघम ने अपनी कलम से भी इतिहास को उसी तरह गढ़ा जैसे अपने फावड़े से। बिल्कुल।
1871 में उनकी लिखी पुस्तक भारत का प्राचीन भूगोल आज भी ऐतिहासिक अध्ययन का एक मील का पत्थर है। सम्राट अशोक के संपूर्ण शिलालेखों और स्तंभ लेखों का संकलन जिस तरह से उन्होंने किया, वो शिलालेखों को सहेजने का एक आदर्श उदाहरण बन गया। जिस पुस्तक श्रृंखला की उन्होंने शुरुआत की, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, वो आज भी भारतीय इतिहास और पुरातत्व का मानक मानी जाती है। और वास्तुकला के सुंदर और अत्यंत सटीक रेखा चित्र जो उन्होंने तैयार किए, वे आज भी आधुनिक पुरातत्वविदों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके कार्यों की इसी सटीकता ने उन्हें अमर बना दिया। 30 सितंबर 1885 को अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सेवानिवृत्त हुए। अपने शोध और लेखन के शेष कार्य को पूरा करने के लिए वे लंदन लौट गए। उनकी अनवरत सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें 1870 में CSI, 1878 में CIE और अंततः 1887 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया। और फिर 28 नवंबर 1893 को लंदन में इस महान अन्वेषक ने अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी अंतिम सांस के साथ उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ। उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए उत्खननों का सबसे बड़ा और गहरा प्रभाव ये रहा कि उन्होंने एक बहुत बड़े मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 1830 के दशक तक ब्रिटिश और भारतीय अकादमिक जगत में ये दृढ़ मान्यता गहराई से स्थापित थी कि प्राचीन भारत का अर्थ केवल और केवल वैदिक और संस्कृत सभ्यता है। उस समय के विद्वानों का संपूर्ण ध्यान केवल एक ही वैचारिक धारा पर केंद्रित था। लेकिन कनिंघम के अथक प्रयासों और जमीन से निकाले गए अकाट्य प्रमाणों ने प्राचीन बौद्ध इतिहास को उसके पूर्ण गौरव के साथ दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत का प्राचीन इतिहास किसी एक धारा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अत्यंत समृद्ध, विविधतापूर्ण और उन्नत सभ्यता का इतिहास है। जी, एक ऐसी सभ्यता जो वैदिक काल के समानांतर या उसके बाद एक विशाल साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में थी। समय की जिस रेत ने एक महान साम्राज्य को निगल लिया था, कनिंघम ने उस रेत को अपने हाथों से हटाकर इस भूमि को उसकी खोई हुई स्मृति लौटा दी। एक विदेशी सेना अधिकारी ने इस भूमि की परतों को हटाकर इस देश की सबसे महान और विस्मृत सभ्यता को बाहर निकाला। ये एक ऐसा सत्य है जो हमें गहराई से सोचने पर विवश करता है। क्या किसी सभ्यता के मर्म को पहचानने के लिए केवल उसी मिट्टी में जन्म लेना आवश्यक है, या उस मिट्टी के भीतर छिपे सत्य को देखने वाली एक पारदर्शी और निष्पक्ष दृष्टि की आवश्यकता होती है? कनिंघम ने इतिहास के उस मौन को जिस तरह तोड़ा और जो शाश्वत सत्य हमें लौटाया है, क्या हम आज भी उसकी गहराई को पूरी तरह समझ पाए हैं? धम्मपथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्ध जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा।